हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हमारे डीएड SCID एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल ही रही है और आज का क्लास हमारा प्रिपरेशन का फर्स्ट क्लास होगा सेकेंड ईयर का, क्योंकि और फर्स्ट ईयर का क्लास फर्स्ट हो ही चुका है। तो प्रिपरेशन का आज क्लास फर्स्ट है हमारा, ठीक है। आज का क्लास हमारा फर्स्ट है डीएड SCID सेकेंड ईयर पे बात करेंगे और आज का क्लास हमारा क्लास फर्स्ट है प्रिपरेशन का। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर प्रिपरेशन में कोर्स 7 पर। कोर्स 7 पे आपका कोर्स नेम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन हम इस तरीके से करेंगे कि बहुत कम समय में हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, जो रिजल्ट रहा था पास आउट वालों का, कि मेरे पास उनके लिए कोई मटेरियल नहीं था अवेलेबल कराने के लिए। कोर्स 12 की बात करें, कोर्स 11 की बात करें, कोर्स 9 की बात करें, तो मटेरियल बिल्कुल नहीं था। ना तो मैं स्टडी कर पाई थी, ना ही मैं उनको क्लास अपलोड कर पाई। तो बहुत सारी ये शिकायतें थी कि मैम हमारे पास सेकेंड ईयर का कुछ नहीं है, मैम सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में कोई वीडियोज़ नहीं है, मैम पेपर 12 का कुछ कीजिए, मैम पेपर 11 में कुछ बताइए। नहीं कर पाई, तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो क्लास 2 महीने तक फिर हो ही नहीं पाई थी। लेकिन इस बार क्या है, मैंने लास्ट से शुरू किया है कि जो लास्ट में हमें नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो सीरीज़ वाइज करेंगे, कोर्स 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर। लेकिन अगर हम क्लासेस की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो 11 और 12 क्लासेस को मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस जो हैं, उसके टॉपिक्स जो हैं, आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अभी पेपर 7 पर बात करते हैं, कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यूनिट फर्स्ट पर बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में कौन से हमारे 10 मार्क्स के हैं, कौन से हमारे 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी यूनिट्स हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। अब तो सेकेंड ईयर में हैं आप, एक्सपीरियंस्ड है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में, यूनिट 1 और यूनिट 1.1 और 1.2 दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर का, शिक्षा का अर्थ परिभाषा को स्पष्ट करते हुए। यानी कि शिक्षा का अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन हर एक उद्देश्य को आप विस्तार करेंगे, 10 नंबर में आएगा, ठीक है ना। जिसमें आप शिक्षा का अर्थ बताएंगे, शिक्षा की परिभाषा बताएंगे, उसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर शिक्षा के उद्देश्य, इसमें शिक्षा के सिद्धांत भी आ जाएंगे आप, ठीक है। 10 नंबर में इसको करेंगे। अच्छा, 5 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है, शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए, या शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। 1.3 में है, भारत में 21वीं सदी में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि मतलब 21 सेंचुरी में किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर के लिए रहेगा ये। 1.4 है आपका, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को समझाइए। यहाँ पर या तो विशेषताएं आएगा, यहाँ पर या फिर आपको अंतर पूछेगा। तीनों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5, देखिए शिक्षा के कार्य क्या क्या है, 5 नंबर में आएगा आपको। अच्छा, शिक्षा के कार्य वो पहले में भी पूछ सकता है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के कार्यों की व्याख्या कीजिए, कार्यों को विस्तार में कीजिए, इस तरीके से भी आपको वो पूछ सकता है, ठीक। यूनिट 2 में देखिए 2.1, दर्शन शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, दर्शन शास्त्र का शैक्षिक अभ्यास से क्या संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, यानी कि 80% अगर हम बोलें तो। 2.2 है, विभिन्न शैक्षिक दार्शनिक, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकवाद, मानवतावाद। इतने इसमें पूछे बताए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा या तो आदर्शवाद आता है या प्रकृतिवाद तो कहीं गया ही नहीं है, 99% आना ही आना है। प्रकृतिवाद और मानवतावाद का भी चांसेस है, इस बार आप 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 2.3, प्रमुख शैक्षिक दार्शनिक, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, उनके शिक्षा के सिद्धांत और उद्देश्य को लिखेंगे। किसी एक का सिद्धांत आप लिखेंगे, चाहे जॉन डेवी का लिखे चाहे किलपैट्रिक का लिखे, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों को ही लिखा है मैंने, केवल कोई भी आ सकता है। तो उनके शिक्षा के सिद्धांत लिखेंगे और उनके उद्देश्यों को समझाएंगे।
2.4 में है भारतीय शैक्षिक दार्शनिक, गांधी, अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत पूछे जाते हैं, विवेकानंद ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनके शिक्षा के उद्देश्य और इनके क्या सिद्धांत हैं उनको आप बताएंगे, ठीक। यूनिट 3 में देखिए 3.1 शिक्षा की एजेंसियाँ क्या क्या हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, जैसे कि अभी आया था ना औपचारिक, अनौपचारिक, गैर अनौपचारिक, ये सभी एजेंसियाँ लिखेंगे। 3.2 में शिक्षा के तरीके, ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ये सभी इनके तरीके क्या क्या हैं, मोड्स क्या है, मोड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 5 नंबर के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3.3 में देखिए नियमित विद्यालय, समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय, क्रिया आधारित कार्यक्रम, परिवार, समुदाय और जनसंचार माध्यम। इसमें से आपको आएगा विशेष विद्यालय 5 नंबर में, ठीक है, और आपसे मास मीडिया पूछेगा, ठीक। ये 3 पूछ सकता है, 2 है ना, 3 है। समावेशी विद्यालय पूछेगा, जनसंचार माध्यम पूछेगा वो, ठीक है, ये हाँ 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। 3.4 में देखिए सरकारी संगठनों की भूमिका। अब इनमें से कौन सा संगठनों की भूमिका, इसमें कई दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा NCERT आता है, इसको आप रख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3.5 विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। टॉपिक बहुत अच्छे से करा रखा है और 10 नंबर में पूछा जाएगा ये NGO, ठीक। यूनिट 4 देखिए 4.1 है भारतीय संवैधानिक और शिक्षा निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। 4.5 है शैक्षणिक संस्थान में अवसर की समानता और विभिन्न स्तरों पर समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। यूनिट 5 है आपकी विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय संगठन का अर्थ परिभाषा, 10 नंबर में आएगा, ये भी अगर पूछेगा तो 10 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक है 10 नंबर में आएगा, ठीक। 5.2 देखिए विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन, विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन, यहाँ पर केवल आपको अगर आएगा तो 5 नंबर में विशेष विद्यालय का और समावेशी विद्यालय का संगठन पूछेगा, ठीक। 5.3 शिक्षक की संहिता और आचरण स्कूल के प्रमुख कर्तव्य, ये भी 5 नंबर में आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5.4 वार्षिक स्कूल योजना, समय सारणी तैयार करना और CC कंटिन्यू कंपैरिजन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, 10 नंबर में आएगा ये। 5.5 स्कूल रिकॉर्ड्स, रख रखाव, प्रगति रिपोर्ट, संचय रिकॉर्ड, 5 नंबर में एक पूछेगा, इसमें से स्कूल रिकॉर्ड और उनका रख रखाव पूछ लेगा, ठीक, या संचय रिकॉर्ड कोई एक लॉग में पूछ लेगा, ठीक। अच्छा, इतना मटेरियल आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, मतलब इस तरीके से आपने इतनी प्रिपरेशन करनी है इतने दिनों में। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो 10 नंबर में हमारे कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो आपका ये आ गया 1.1 और 2 10 नंबर के लिए, ठीक। उसके बाद आपका आ गया ये 5 में आएगा प्रमुख, ये सब, हाँ सिद्धांत पूछ सकता है आपको 10 नंबर में। 2.4 भारतीय शैक्षिक दार्शनिक, गांधी, इनमें से कोई एक पूछ सकता है 10 नंबर में, यानी कि 2.4 आ गया। 2 यूनिट 10 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। अच्छा, यूनिट 3 में हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट शिक्षा की एजेंसियाँ या मोड्स ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है वो, यानी कि 5 नंबर के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा 3.1, 3.2 यूनिट 3 में, और 10 नंबर में 3.5 पूछ लेगा विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठनों की क्या भूमिका है, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पूछ सकता है। यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो 4.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यूनिट 5 में से अगर जो भी आएगा 10 नंबर में एक यही आ सकता है 5.4, बाकी तो सब 5-5 नंबर के टॉपिक्स आप
के, ठीक है ना। तो 5 नंबर में भी आपको यूनिट 5 में से एक तो 5.1 तैयार कीजिएगा, टिक मार्क करते रहें अपने सिलेबस पर आप लोग। और 3.5 आ गया आपको, 3.4 सॉरी 5.3 आ गया आपको, शिक्षा की संहिता और आचरण स्कूल में प्रमुख के कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है, 5 नंबर में। और अगर हम 4 में बात करें, 5 नंबर में नहीं आएगा, 5 में ये कुछ नहीं पूछेगा, 5 में आ जाएगा आपका समावेशी विद्यालय आ जाएगा, ठीक। और 5 में आदर्शवाद प्रकृतिवाद में से प्रकृतिवाद या आदर्शवाद दोनों में से एक आएगा आपको, ठीक है। और जॉन डेवी किलपैट्रिक पूछ सकता है, हो सकता है ये 10 नंबर में आए, ठीक। शिक्षा के कार्य 5 नंबर में आ सकते हैं, बाकी 10 नंबर के लिए तो है ही आपका यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इतना ही आपको मटेरियल रहेगा, यही टॉपिक्स रहेंगे। अगर आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम के लिए अगर हम इसकी बात करें तो आपको सारा जो मटेरियल इसमें दिया है, ये सारी क्लासेस सब कुछ है। अगर आप ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में, आप ये ना सोचिए कि ओल्ड प्लेलिस्ट है, MR की है, ID की है, IDD की क्यों नहीं है, पेपर क्यों लिखा है। आपको केवल मतलब अपने टॉपिक से होना चाहिए। SC NCERT आपको पढ़ना है, NCERT, ठीक है ना, इसमें दिया है ना कहीं NCERT पढ़ना है। आप जो पेपर 10 में दिया हो चाहे पेपर 6 में दिया, आपको क्या, आपको NCERT से मतलब है, NCERT आपको पढ़ना है, पढ़िए उसको, देखिए उसको, ठीक है ना। ये टेंशन ना ले कि कोर्स 5 में क्यों है मैम, कोर्स 10 में क्यों नहीं है, या पूरा इस तरीके से क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ी लिखेगा ना, टॉपिक लिखा, आपको जो टाइटल दिया हुआ है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट का, तो वो डाल देते हैं हम लोग, ठीक। तो आप केवल अपने टॉपिक पे फोकस करें। टॉपिक आपसे क्या पूछा है, NCERT पूछेगा, NCERT की क्या भूमिका है, तो आप NCERT के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे करा दिए गए, जो नहीं कराए गए उसको कराएंगे, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो हमारी क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। तो आज क्लास फर्स्ट हमारी थी, स्टार्ट हो ही चुकी है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।